दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो हलचल दुनिया के मंच पर दिखी वो सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी नहीं थी। वो भारत की संप्रभुता, उसके आत्मसम्मान और उसकी स्वतंत्र नीतियों पर सीधी चुनौती थी। ये वही पुरानी चाल है जो पश्चिमी देशों ने हमेशा अपनाई। जब तक कोई देश उनके हित में झुकता रहे वो उसे साझेदार कहते हैं, और जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने फैसले खुद लेने लगे तो वही देश अचानक खतरा बन जाता है। यूरोपीय यूनियन ने नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया और उसी रात अमेरिका से बयान आया कि वे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाएंगे। सोचिए, जिन देशों ने खुद दुनिया की अर्थव्यवस्था को दशकों तक लूटा, वही अब हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपना तेल किससे खरीदना चाहिए। इनका आरोप था कि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है। अरे भाई, सवाल यह है कि जब हमारी जनता के लिए सस्ता तेल खरीदना गुनाह हो गया है तो क्या हमें हर चीज की अनुमति अब वॉशिंगटन या लंदन से लेनी पड़ेगी? जब इनकी जरूरत थी तब भारत का तेल पवित्र था, और जैसे ही हमने अपने लोगों के हित में कदम उठाया हम उनके लिए समस्या बन गए। यही तो उनका असली चेहरा है। दिखावे में दोस्ती करते हैं लेकिन अंदर से सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन शायद उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि यह वो पुराना भारत नहीं है जो हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में यस सर कहता था। अब जवाब आता है तो शांति से नहीं, आत्मसम्मान से आता है। और यही हुआ जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मंच से साफ साफ कह दिया कि भारत की ऊर्जा नीति किसी के दबाव से नहीं बदलेगी। हम वही करेंगे जो इस देश की मिट्टी और जनता के हित में होगा। ये बयान नहीं था, ये नई सोच का बिगुल था। भारत अब उन शक्तियों को सीधा संदेश दे रहा है, हमारी नीतियां अब दिल्ली में बनेंगी, न कि किसी विदेशी राजधानी में। अब बात करते हैं नायरा एनर्जी की, जो पहले एसआर ऑयल के नाम से जानी जाती थी। यूरोप ने कहा कि अगर भारत में रूस का तेल रिफाइन होकर पेट्रोल या डीजल बन रहा है तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। मतलब ये कि खुद रूस से गैस लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हो, और जब भारत सस्ता तेल खरीदता है तो उसे ही सजा दे देते हो। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। लेकिन दोस्तों, भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है। नायरा एनर्जी ने इन प्रतिबंधों को सीधा सीधा अवैध और एकतरफा करार दिया और साफ चेतावनी दी, अगर ये सैंक्शन नहीं हटे तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे। और हुआ क्या? वही यूरोप जो आज हमें लेक्चर दे रहा था अब खुद तेल की कमी से जूझ रहा है, और भारत ने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। नायरा एनर्जी अब भारत में ही 70,000 करोड़ का नया निवेश करने जा रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारी रिफाइनरी सिर्फ यूरोप के भरोसे नहीं है। अब भारत का डीजल और पेट्रोल अफ्रीका और एशिया के नए बाजारों में पहुंच रहा है। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, हर जगह भारतीय ईंधन की मांग बढ़ रही है। यूरोप भले ही मुंह मोड़ ले, लेकिन एशिया के दरवाजे भारत के लिए खुले हैं। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा गई थी। उसी समय भारत था जिसने बिना शोर मचाए यूरोप को डीजल की सप्लाई जारी रखी। सिर्फ 2023 में भारत ने 25 मिलियन टन से ज्यादा डीजल यूरोप भेजा, और पिछले 3 सालों में यह सप्लाई 5 गुना बढ़ गई। और अब वही यूरोप कह रहा है कि हमें यह तेल नहीं चाहिए। देखिए, ये विडंबना। जब उन्हें जरूरत थी तब भारत मसीहा था, और जब भारत आत्मनिर्भर हुआ तो वह विलेन बन गया। ब्रिटिश पेट्रोलियम का टैंकर भारत पहुंचा, नायरा एनर्जी से लोडिंग करनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में कैंसिल कर दी गई और जहाज खाली लौट गया। अब ये सब दिखने में शायद एक सामान्य व्यापारिक घटना लगे, लेकिन असल में यह एक राजनीतिक संदेश था। एक तरह की चेतावनी थी कि अब पूरा पश्चिमी गुट भारत पर दबाव बनाएगा। लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। अब यह देश माफी नहीं मांगता, अब यह जवाब देता है। भारत सरकार और नायरा एनर्जी ने तुरंत 3 बड़े कदम उठाए। पहला, यूरोप की जगह नए बाजारों की ओर रुख किया। दूसरा, लंबे समय के समझौते किए ताकि भविष्य में कोई दबाव असर न कर सके। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रास्ते खुले रखे ताकि कोई हमें आर्थिक रूप से ब्लैकमेल न कर सके। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ 6 महीने में ही अफ्रीका को डीजल एक्सपोर्ट 38% बढ़ गया। इंडोनेशिया, वियतनाम, केन्या जैसे देशों ने भारत से न केवल ईंधन खरीदा बल्कि भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर मानना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यही तो भारत की असली ताकत है। जब दूसरे देश डरते हैं तब भारत मौके को रणनीति में बदल देता है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत की दूरदर्शिता का परिणाम है। जो नीति आज काम कर रही है उसकी तैयारी सालों पहले की गई थी। भारत जानता था कि एक दिन पश्चिमी देश अपना असली चेहरा दिखाएंगे, इसलिए हमने पहले से अपने सभी रास्ते खोल रखे थे। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है। यूरोप चाहे कितना भी हंगामा करे, भारत अब अपने रास्ते खुद बनाता है। और यही आज की नई भारत की पहचान है, जो झुकता नहीं, जवाब देता है, जो दबाव से नहीं, अपने निर्णयों से दुनिया को दिशा देता है। तो दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि भारत की नई विदेश नीति की झलक है, जो आत्मगौरव से भरी, आत्मनिर्भर और देश के हित पर आधारित है।
आने वाले वक्त में दुनिया को समझना ही होगा कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलता। भारत अब खुद एक दिशा है, खुद एक शक्ति है। जब यूरोप और उसके साथी देश भारत को डराने की कोशिशों में लगे थे, उसी वक्त भारत से ऐसी गर्जना उठी जिसने पूरे पश्चिम को हिलाकर रख दिया। नायरा एनर्जी ने खुले मंच पर ऐलान किया कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम भारत में ही 7,000 करोड़ का निवेश करेंगे। नई रिफाइनरी यूनिट्स खड़ी होंगी, अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाए जाएंगे और भारत के हर कोने तक फ्यूल नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। ये कोई दिखावे की घोषणा नहीं थी, ये भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की नींव थी। जब पश्चिमी ताकतें भारत की अर्थव्यवस्था को झुकाना चाह रही थीं, तब भारत ने अपनी रीढ़ सीधी कर ली और दुनिया को बताया कि यह राष्ट्र अब किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला। वादीनार की रिफाइनरी, जिसे भारत की ऊर्जा की रीढ़ कहा जाता है, अब एक नई तकनीकी क्रांति का केंद्र बन रही है। यहाँ नई पीढ़ी की मशीनें लगाई जा रही हैं, जो न सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि आने वाले दशकों तक भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। पश्चिम जहां भारत को आर्थिक संकट में फंसाने के सपने देख रहा था, वहीं भारत ने उसी हालात को अवसर में बदल दिया। यूरोप का बंद होता दरवाजा हमारे लिए नए रास्तों का दरवाजा बन गया। भारत ने 3 ऐसी रणनीतिक चालें चली जिनसे दुनिया का पूरा समीकरण बदल गया। पहली चाल, कानूनी मोर्चे पर सीधा प्रहार। भारत और नायरा एनर्जी ने मिलकर फैसला लिया कि यूरोपीय यूनियन के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस दायर किया जाएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ तेल या डीजल का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता पर हमला था। अब यूरोप को समझना होगा कि उसने जो कदम उठाया वो सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद उसकी आर्थिक भरोसे के खिलाफ था। दूसरी चाल, भारत का अपनी आजादी और अपने फैसलों पर साफ और मजबूत रुख। भारत ने पूरी दुनिया के सामने साफ संदेश दिया कि हमारी नीतियां दिल्ली से बनेंगी, न कि किसी विदेशी राजधानी से। कौन सा देश हमारे साथ व्यापार करेगा, किन शर्तों पर करेगा, यह भारत तय करेगा, किसी और की मर्जी नहीं चलेगी। विदेश मंत्रालय का संदेश एकदम स्पष्ट था, वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू। ये केवल एक लाइन नहीं थी, ये नए भारत की नीति थी, जो अपने निर्णय खुद लेता है और अपने फैसले किसी के इशारे पर नहीं बदलता। तीसरी चाल, दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का नया बंदोबस्त। भारत ने पश्चिम के दबाव का इंतजार नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही ब्राजील, गयाना, सऊदी अरब, यूएई और कनाडा जैसे देशों से नई समझौतियां कर ली, ताकि अगर कल कोई देश सप्लाई रोकने की कोशिश करे तो भारत की ऊर्जा जरूरतें कहीं और से पूरी हो सकें। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद एक ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क का केंद्र बन चुका है। इसी बीच भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया, जिसने पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा तो हम भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। भारत अब सिर्फ उन्हीं देशों के साथ कारोबार करेगा जो भरोसेमंद हों, जो सस्ते दामों पर ईंधन दें और जो भारत के साथ लंबे समय तक साझेदारी निभा सकें। और यही बात पश्चिम को सबसे ज्यादा चुभ रही है। जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, तब भारत ने वही किया जो किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। हमने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा, उसे अपने यहाँ रिफाइन किया और फिर दुनिया को एक्सपोर्ट किया। ये कोई जुगाड़ नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति थी। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का रास्ता ढूंढ लिया था। यूरोपीय देश रूस से तेल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भारत से वही तेल खरीद लेते थे, क्योंकि उस पर लिखा होता था इंडिया ओरिजिन। यानी जो काम वे खुद नहीं कर सकते थे, वही काम भारत के जरिए करवाते रहे। लेकिन जैसे ही भारत ने इस मॉडल को एक स्थायी बिजनेस में बदल दिया, तो उनके पेट में मरोड़ उठी। विडंबना देखिए, आज वही यूरोपीय देश जो भारत पर सैंक्शन का हवाला देते हैं, खुद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूएई के रास्ते रूसी तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका की कई प्राइवेट कंपनियां भी चोरी छिपे रूस से तेल और सामान खरीदती रही हैं। जब वो करते हैं तो उसे एनर्जी सिक्योरिटी कहते हैं, लेकिन जब भारत वही करता है तो उसे सैंक्शन तोड़ना बोल देते हैं। यही है उनका दोहरा चेहरा। पर भारत ने जवाब सिर्फ बातों से नहीं दिया, उसने काम से दिया। अब भारत सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं रहा, अब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला देश बन चुका है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और अफ्रीका जैसे देशों में भारत अपने लॉन्ग टर्म फ्यूल नेटवर्क बना रहा है। अब भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है। पाइपलाइन से लेकर पोर्ट तक, रिफाइनरी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये वही भारत है जो अब किसी का ग्राहक नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार का आर्किटेक्ट बन रहा है। और यही बात यूरोप और अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि अब भारत केवल एक बाजार नहीं रहा, बल्कि एक पावर सेंटर बन गया है। आने वाले समय में एशिया और अफ्रीका के ईंधन की दिशा भारत तय करेगा। जो कभी तेल खरीदने के लिए लाइन में खड़ा रहता था, वही आज सप्लाई की लाइन खड़ी कर रहा है। तो दोस्तों, अब जब भारत अपने दम पर एशिया और अफ्रीका जैसे बड़े बड़े बाजारों को संभाल रहा है, तब पूरी दुनिया को यह मानना ही पड़ेगा कि भारत को दबाना अब असंभव है। ये नया भारत है जो न झुकता है, न किसी की शर्त मानता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत की यह रणनीति आने वाले समय में पश्चिमी देशों की नीतियों को बदल देगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।